तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न आपके लिए लेकर के आ गए हैं। और देखो, हमने आपसे कहा था भोपाल जंक्शन का कोड आज पूछा गया है और कोड के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। हमने ये कहा था कि ये प्रश्न आगे जरूर पूछे जाएंगे। अब आप देखना, बहुत सारे कोड आपसे आगे पूछे जाएंगे हर शिफ्ट में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो, सारे स्पेशल वीडियो भी आपके पास में पहुंचते रहें। हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी आपके पास में पहुंचता रहे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि किन किन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं। तो कृष्ण प्रताप तोमर, इनके 74 नंबर आए हैं, इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। सुनिधि साके, इनके 79 नंबर आए हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न भेजने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं और आज हम एमपी जीके से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि आज पूछे गए हैं रेलवे कोड, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि भोपाल जंक्शन का रेलवे कोड बताइए। तो भोपाल जंक्शन का स्टेशन कोड बीपीएल होता है। आपको ऑलरेडी हम वीडियो बना करके पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हैं उनके पास में इसकी पीडीएफ भी पहुंच गई होगी, है ना। चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो भोपाल स्टेशन का कोड बीपीएल है। यह भोपाल का मुख्य रेलवे स्टेशन है और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। अब यहीं पर स्थित है एक रानी कमलापति कोड। तो रानी कमलापति स्टेशन का कोड भी आपको ध्यान रखना है, इसका कोड RKMP है। बाकी सभी स्टेशनों के कोड, लगभग 50 मुख्य स्टेशनों के कोड ऑलरेडी हम करा चुके हैं। यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ी हुई है, सर्च कर लेना स्टेशन कोड बाय सक्सेस जंक्शन, तो मिल जाएगी। और जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनके पास पीडीएफ भी पहुंच गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, या तैयारी की है आपने लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अभी भी आपके पास में मौका है। आप सक्सेस जंक्शन के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साकेत महार जी के 84 नंबर आए हैं, जिन्होंने हमारे नोट्स लिए थे। इसके अलावा अरविंद जी के 83 नंबर आए थे मात्र 6 दिनों में नोट्स पढ़ने से। और राजा शर्मा जी के 74 नंबर आए थे, मात्र 4 दिनों में नोट्स उन लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो आपके पास भी मौका है, अगर आगे आपका एग्जाम है तो आप अभी भी एमपी पुलिस के सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 179 रुपए में प्राप्त करके अपने नंबर और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपी के, इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स रहेंगे। साथ ही साथ में सबके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे और जो स्पेशल वीडियो है वो सब आपको मिलेगी। सारी मैराथन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका एमपी एसआई का एग्जाम लगा हुआ है, तो जिस तरह से एमपी आबकारी और एमपी पुलिस में हमारे नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, उसी तरह से आपको एमपी एसआई में भी हमारे नोट्स के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। एमपी एसआई के सभी 8-9 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो तुरंत आप लोग ये नोट्स ले लीजिए और जल्दी से शामिल हो जाइए हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर आपको हम एमपी पुलिस और एमपी एसआई, एएसआई, एलडीसी की आपको तैयारी हम वहाँ पर करवाते हैं। वहाँ पर टेस्ट वगैरह भी होती है, लेकिन जो लोग नोट्स लेते हैं केवल उनको ही उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाता है। नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे, तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एएसआई, एलडीसी के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपी एसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत ही तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको एमपी पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे की सारी पीडीएफ, आगे का एग्जाम एनालिसिस, स्पेशल वीडियो की पीडीएफ सब आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। अगला प्रश्न पूछा गया है, सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सोन नदी के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता चुके हैं। टोटल लंबाई 784 किलोमीटर है। अब ये एमपी में कितनी बहती है वो आगे आपको बताएंगे। बाकी सोन नदी का उद्गम कई बार पूछा गया, तो अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। इधर नर्मदा निकल जाती है, इधर सोन निकल जाती है। सोन जाकर के गंगा में, पटना में जो है गंगा नदी मिल जाती है। गंगा नदी यहाँ पर कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा यहाँ से निकलती है, अरेबियन सी में जाकर के एस्चुरी का निर्माण करते हुए गिर जाती है। इसी के समानांतर ताप्ती भी बहती है। ये भी आपको बहुत सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं। सतपुड़ा श्रेणी जो बीच में है वो ताप्ती और नर्मदा को अलग अलग करती है, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी जा चुकी है, इसलिए बार बार आपको रिपीट करवाते हैं। देखो, तो सोन नदी के बारे में देख लो। सोन नदी की टोटल लंबाई 784 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश में 470 किलोमीटर तक बहती है। तो अब एमपी का पूछा गया हो तो 470 हो जाएगा, अगर टोटल पूछी गई होगी तो 784 हो जाएगी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है या बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो कुल लंबाई 784 और मध्य प्रदेश में 470, दोनों लंबाइयां आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं।
एमपी जीके से अगला प्रश्न है कि 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी। देख लीजिए, 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में हुई थी। उस समय यह राज्य पुनर्गठित अधिनियम 1956 के तहत जबलपुर में स्थापित किया गया था और यह नागपुर से स्थानांतरित किया गया था। पहले ये नागपुर में था, ठीक है। और जब 1956 में ये एमपी अलग बनाया गया, भाई राज्य पुनर्गठन आयोग बना, मध्य प्रदेश अलग हुआ, महाराष्ट्र अलग हुआ, तो नागपुर महाराष्ट्र में चला गया। तो जो हमारी उच्च न्यायालय था उसको उठा करके कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? जबलपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसकी 2 खंडपीठ है, तो खंडपीठ से अभी प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन 101% खंडपीठ से आगे प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रमुख सीट देख लीजिए, उच्च न्यायालय की मुख्य सीट जबलपुर को चुना गया था। स्थानांतरण राज्य के गठन के साथ नगर जो नागपुर उच्च न्यायालय है, जो पहले मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था, वो को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया और जबलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। खंडपीठ देखो, बाद में 1968 में इंदौर और ग्वालियर में उच्च न्यायालय की खंडपीठें भी स्थापित की गई हैं। तो आज आपसे हाईकोर्ट की स्थापना पूछी है, आगे खंडपीठ की स्थापना पूछ सकते हैं। 1968 में ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ का निर्माण किया गया। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन यहाँ पर खंडपीठ नहीं है, ध्यान रखना। हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर राजधानी है तो जरूर होगा, लेकिन राजधानी में खंडपीठ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन की पेंटिंग से प्रश्न पूछा गया था कि उज्जैन में जो है, जो चित्रकारी करने के लिए जो पेंट बनाया जाता है, जो वस्त्र पर बनाया जाता है, वो किस तरह की प्रिंट होती है? तो वो बाटिक प्रिंट के लिए उज्जैन फेमस है। चलिए देख लेते हैं। तो उज्जैन बाटिक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भैरवगढ़ प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। यह मोम प्रतिरोधी रंगाई और छपाई की एक प्राचीन कला है, जो उज्जैन के पास भेरूगढ़ गांव में क्षिप्रा नदी के तट पर विकसित हुई है, ठीक है। तो आज बाटिक प्रिंट के बारे में पूछा गया था। देखो, तो इस कला में कपड़े में, एक मिनट, देखो, इस कला में कपड़े पर डिजाइन बनाने के लिए मोम यानी वैक्स का उपयोग किया जाता है। मोम को कपड़े के कुछ हिस्सों पर लगाकर उन्हें रंग से सुरक्षित रखा जाता है, फिर बाकी हिस्सों को रंगा जाता है, जिसे कलात्मक पैटर्न कहते हैं। इतिहास देख लीजिए, तो बाटिक प्रिंट का यह शिल्प सदियों पुराना है और मुगल काल के दौरान इसको विकसित किया गया था। भौगोलिक महत्व देख लीजिए, इसकी उत्पत्ति भैरवगढ़ गाँव में हुई है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और इस क्षेत्र की मिट्टी और पानी की रासायनिक संरचना ने इस शिल्प के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। तो ध्यान रखना, बाटिक प्रिंट उज्जैन वाला आज पूछा गया था भाई, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अब देखो, उसके बारे में आपको बता देते हैं, नाम हम बता देंगे, बाकी हमने तो पूरा डिटेल कवर किया है। जो लोग नोट्स लेते हैं उनके पास में जब ये पीडीएफ जाती है तो अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि एक एक प्रश्न के बारे में हम डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये क्षेत्र मिट्टी, वर्षा और फसलों के पैटर्न के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, और ये क्षेत्र उत्तरी मैदान, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, नर्मदा घाटी और मालवा पठार, इनके आधार पर इनको बनाया गया है। अब देखो, कौन कौन से 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इनके नाम आपको बता दे रहे हैं, बाकी पूरा आप पढ़ लेना। तो एक है, पहला है सतपुड़ा पहाड़, फिर है पश्चिमी विंध्य, फिर बुंदेलखंड, उसके बाद में 4 नंबर पर है नर्मदा घाटी, 5 नंबर पर पूर्वी मालवा, 6 नंबर पर मध्य मालवा, 7 नंबर पर उत्तर पश्चिमी विंध्य, 8 नंबर पर उत्तरी मैदान, 9 नंबर पर उत्तर पूर्वी मैदान, 10 नंबर पर बाघेलखंड का पठार, और 11 नंबर पर छत्तीसगढ़ बेसिन है। इसकी क्या क्या विशेषता है वो भी हमने आपको बता दिया है, तो जब आप नोट्स लेंगे इसको आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 6 है कि 1952 में हुए चुनाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार कितने साल चली थी? आपको पता है, भारत में पहली बार 1951 में चुनाव हुए थे, 52 में रिजल्ट आया था। तो पूछा गया भाई मध्य प्रदेश की सरकार कितने साल तक चली थी? तो आप सबको पता है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में किया गया, ठीक है। तो 52 में जो सरकार बनी थी वो 1956 में आकर के समाप्त कर दी गई और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। तो ये आपकी 4 साल तक चली थी, 4 साल को ही सही माना जाएगा। तो देखो, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो 1952 में पहले आम चुनाव संपन्न हुए। इसी कारण संसद का विधानमंडल अस्तित्व में आया, ठीक है। पहली बार विधानसभाएं बनाई गई, मध्य प्रदेश की भी विधानसभा बनाई गई। इसके बाद 1956 में राज्यों के पुनर्गठन की कवायद के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को देश में एक नया राज्य यानी कि मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। तो 1952 से लेकर के 1956 तक आप काउंट कर लीजिए, 4 साल होंगे, 4 साल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सब सदस्य जो है वो भाग लेते हैं, लेकिन किसी भी राज्य या फिर विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो दोनों सदनों के सदस्य इसका सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है पद होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, इन सब से मिलकर के बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। उन्हें वरीयता और आधिकारिक अधिकार में राष्ट्रपति के बगल में एक स्थान दिया जाता है।
यह जो कार्यालय है ये अमेरिका उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति होते हैं उसके आधार पर बनाया गया है। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो आगे आपसे आर्टिकल पूछ सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, निर्वाचन मंडल के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 66। ठीक है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होते हैं और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रणाली कौन सी है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मतदान कैसा है? तो गुप्त मतदान होता है। दोनों चीजें याद रखनी है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी राज्य की विधानसभा के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, यानी कि किसी भी जो विधानमंडल के सदस्य लोग इसमें वोटिंग नहीं करेंगे। केवल दोनों सदस्य के निर्वाचित लोग और जो मनोनीत होते हैं वो लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बढ़िए। केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा कौन करता है? तो जैसे वसूलता तो हर कोई है, ठीक है ना, केंद्र सरकार भी वसूलती है, राज्य सरकार भी वसूलती है। बंटवारा कौन करेगा? तो वित्त आयोग जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में करों का बंटवारा करते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो केंद्र और राज्य सरकार, एक मिनट, देखिए, तो केंद्र और राज्यों के बीच कर का बंटवारा वित्त आयोग करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित यह संवैधानिक निकाय केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देता है। यानी वित्त आयोग राष्ट्रपति से कहता है कि आप जो है इस तरह से इनका बंटवारा कर दो, तो फिर राष्ट्रपति इसको कर देता है, लेकिन मेन काम उसमें वित्त आयोग का ही होता है। तो वित्त आयोग का कार्य क्या है? यह सिफारिश करता है कि करों से होने वाली कुल आय को केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे बांटा जाए ताकि वित्तीय संबंध जो है वो संतुलित बने रहें। तो सिफारिशों का आधार वित्त आयोग के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी का सूत्र निर्धारित करता है। राष्ट्रपति इस पर निर्णय करता है और फिर वित्त आयोग जो है इन दोनों लोगों को बराबर बराबर बांट देता है, या फिर जो भी उनका टारगेट होता है उस हिसाब से बांट दिया जाता है। अगला देखिए, स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछा गया है। हमारी स्टैटिक जीके की पीडीएफ में से सीधे आया है। तो जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं ऊपर देखना, स्टैटिक जीके की एक पीडीएफ आपको दी गई होगी, उसमें ये प्रश्न सीधे मिलेगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया था। अगर टिहरी ऑप्शन में था तो टिहरी ही आपका आंसर होगा। टिहरी अगर नहीं है उसके बाद में भाखड़ा नागल को हम मानेंगे, ठीक है। पहले स्थान पर टिहरी को ही माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। भाखड़ा नागल बांध एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बांध है, लेकिन यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा नहीं है, दूसरा सबसे ऊंचा है, क्योंकि भाखड़ा नागल की ऊंचाई 225.55 मीटर है और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा टिहरी डैम हो गया, जो कि उत्तराखंड में है, 260 ऊंचाई है, भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना, टिहरी डैम। वहीं जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है वो है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। तो दूसरे नंबर का है, ऊंचाई 225.55 है और ये सतलुज नदी पर स्थित है। इतना बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे, झेलम नदी से यहाँ पर जो है कथन बना करके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, कि ये सही है, ये सही है, तीनों सही हैं। उसमें ये बोला गया था कि इसमें से कौन सा गलत है। तो जो इसमें ये बोला गया था कि भाई झेलम नदी चीन से भी होकर के बहती है, तो ऐसा नहीं है, चीन में नहीं जाती है। अब कहाँ कहाँ बहती है वो देख लो। तो झेलम नदी भारत के जम्मू और कश्मीर से निकल करके पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर, पंजाब प्रांत से होकर के बहती है। यह भारत में बैरीनाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैरीनाग झील से, ठीक है। श्रीनगर और बूलर झील से गुजरती है और फिर एक गहरी घाटी से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से गुजरती हुई अंत में चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो देखो भारत में कहाँ कहाँ बहती है ये देख लो। तो नदी का उद्गम बैरीनाग जम्मू कश्मीर से होता है और यह श्रीनगर, वुलर झील और बारामूला से होकर के गुजरती है। पाकिस्तान में कहाँ जाती है? तो नदी बारामूला से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में प्रवेश करती है, पीओके में, और फिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहती हुई या मुजफ्फराबाद और मीरपुर जैसे क्षेत्रों से भी गुजरती है। अन्य कौन कौन सी नदियां हैं झेलम की? तो झेलम घाटी से होकर के बहती है और किशन गंगा यानी नीलम नदी और पूंछ जैसी इसकी सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती हैं और फिर ये जाकर के अन्य नदी में मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के ये पूछा गया था कहाँ कहाँ से बहती है, तो भारत और पाकिस्तान से बहती है, ठीक है। चाइना में नहीं जाती है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 चाइना दिया गया था। चलो, 2018 एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो कुल 15 स्वर्ण पदक 2018 एशियन गेम्स में भारत ने जीते थे। आइए देख लेते हैं कितने पूरे टोटल पदक की बात कर लेते हैं। एशियन गेम 2018 जकार्ता, पालेमबांग, इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। पहली बात मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। अभी कल हमने एक वीडियो डाला है 2020 से लेकर के 2025 तक जितने भी साहित्यिक पुरस्कार दिए गए हैं या फिर स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं उनको कल हमने कवर किया है, क्योंकि ऐसे पुराने प्रश्नों को पूछ रहा है ना। तो कल शाम को वीडियो डाला है, आप लोग जाकर के देख लेना। उसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी गई है। जो लोग नोट्स लेते हैं उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, उसमें पीडीएफ डाल दी गई है। देखिए, तो अब हम बात कर लेते हैं। टोटल 69 पदक जीते थे, जिसमें 15 गोल्ड मेडल थे। विभिन्न स्रोतों के अनुसार पदक की संख्या में थोड़ा अंतर है, लेकिन मुख्य आंकड़े जो मतलब कि माना जाता है
आधिकारिक रूप से तो कुल गोल्ड मेडल हमारे पास में 15 हैं, जिसमें 69 पदक टोटल हमने जीते हैं। टोटल 69 पदक थे। आइए देख लेते हैं इसमें सिल्वर और जो है ब्रॉन्ज भी देख लेते हैं। तो 15 गोल्ड, 69 पदक, 24 इसमें सिल्वर पदक है और 30 इसमें ब्रॉन्ज हैं, 24 रजत हैं और 30 कांस्य पदक हैं और 15 गोल्ड मेडल है। कुल मिलाकर के हमने 69 पदक जीते हैं। यह प्रदर्शन एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का उस समय तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया था। चलो अगला देखो, लाल लिटमस को नीले लिटमस में कौन बदल देता है? सिरका, नींबू, ऐसा क्षार ऑप्शन में दिया गया था। तो जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। वहीं पर जो सिरका, नींबू जैसे अम्ल हैं, वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पूरी जानकारी। तो लाल लिटमस को नीले रंग में बेस बदलता है कौन? क्षार जो है वो बदलता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ध्यान रखना, क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल करते हैं। दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। देखो, क्षार क्या होता है? तो कोई भी पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। उदाहरण के लिए चूने का पानी हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ये सारे घोल जो है वो क्षारीय होते हैं। NaOH हो गया, जैसे अपन जो वो पीते हैं, क्या कहते हैं, इनो पीते हैं, वो भी क्षार होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अम्ल की बात करते हैं। इसके विपरीत जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग का कर देते हैं। अनील, ध्यान रखना, अनील, अनील। तो आ से अम्ल हो गया, नी से नीले लिटमस को, ला से लाल लिटमस में कर देते हैं। अनील शब्द याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। वहीं अगर हम उदासीन पदार्थ की बात करते हैं तो जिनका pH मान 7 होता है, जैसे कि शुद्ध पानी हो गया, ये लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, ना लाल करते हैं ना नीला करते हैं, वैसे का वैसा ही लिटमस रंग होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखो, कंडीशन बना करके दिया है कि एक नदी पर लोहे का पुल बना हुआ है, उस पर किस धातु का लेपन किया जाए जिससे कि उस पर संक्षारण ना हो, यानी कि उस पर जंग ना लगे। तो संक्षारण से और प्रकीर्णन से, वर्ण विक्षेपण से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिंक का लेपन किया जाता है जिससे कि उस पर जंग नहीं लगती है। देखिए, तो लोहे के पुल को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जस्ता यानी जिंक धातु का लेपन करना चाहिए। आप देखते भी होंगे जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, जो बड़े बड़े रेलवे पुल होते हैं, वो सिल्वर कलर के कलर किए रहते हैं, ठीक है ना। उस पर जिंक धातु का लेपन लगाया जाता है। यह प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, जिसमें लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। जिंक की यह परत एक सुरक्षात्मक बाधा का काम करती है जो लोहे को हवा और पानी के संपर्क में आने से रोकती है। और अगर परत खरोच भी जाए तो भी जिंक लोहे से पहले संचारित होकर के पुल की रक्षा करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो सिल्वर कलर का पेंट होता है वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, जिससे कि उसमें जंग ना लगे। और इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। अगला, घरों में लगाया जाने वाला जो अर्थ यानी अर्थ का जो फ्यूज तार होता है वो किस रंग का होता है? तो अर्थ के तार के बारे में पूछा गया था। हम आपको तीनों तार के बारे में बता देते हैं। तो अर्थ का तार जो है वो हरे रंग का होता है। अब आइए देख लेते हैं। तो घरों में लगाया जाने वाला अर्थ यानी कि ग्राउंडिंग का फ्यूज तार का रंग हरा होता है। यह सुरक्षा के लिए होता है और बिजली के झटके से बचाने में मदद करता है। तो अर्थ के तार का रंग हरा होता है। अन्य तारों के रंग देख लो, तो ये आपका लाल रंग का जो लाइव या फिर जो फेस तार होता है, जिसे हम कहते हैं फेस का तार, ये फेस का तार लाल रंग का होता है। और जो न्यूट्रल तार होता है वो काले रंग का होता है। और अर्थ का तार हरा रंग का होता है। तो तीनों तार हमने बता दिए हैं, आगे आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखो, मनुष्य के बालों के विकास के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो पोषण और आनुवंशिकी कारण, ये दोनों इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए देख लीजिए। तो मनुष्य के बालों के विकास के लिए आनुवंशिक कारक और पोषण दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आनुवंशिकी बालों की बनावट, रंग और घनत्व जैसे गुणों पर निर्धारित करती है, यानी कैसे इसके बाल होंगे, ब्राउन होंगे कि ब्लैक होंगे कि सुनहरे होंगे, वो सब आनुवंशिकी के आधार पर निर्धारित होता है। जबकि पोषण बालों के स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए आवश्यक है, जिसमें विटामिन, खनिज और प्रोटीन, ये सब चीज़ें अगर मिलती रहेंगी तो जो आपके बाल हैं उनको पोषण मिलता रहेगा और वो स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। तो आनुवंशिक कारण देख लो, तो जीन आनुवंशिक कारण बालों के विकास के पैटर्न, घनत्व और लंबाई और रंग को नियंत्रित करता है। वंशानुगत विकार भी होते हैं। आपने देखे होंगे आपके पिताजी के अगर आगे वाले बाल, सर के आगे वाले बाल अगर नहीं है तो कुछ टाइम के बाद में आपके बाल भी झड़ जाते हैं। तो ये आनुवंशिक होता है, ठीक है। तो बालों के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ आनुवंशिक विकार भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम पोषण की बात करें तो विटामिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बायोटिन होता है B7, बालों की मजबूती और विकास में मदद करता है। विटामिन D नए बालों के विकास में सहायता देता है। विटामिन A बालों के रोम को स्वस्थ रखता है और नए बाल उगाने में मदद करता है। विटामिन C और ये जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बालों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं और कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है अगर बालों को स्वस्थ रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीड ज़्यादा तेज तो नहीं है।
है ना। हम चाहते हैं भाई कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुंच सके, है ना। ये नहीं कि 3-4 प्रश्न लेकर के आए पूरा 1 घंटा तुम्हारा खा गया, ये काम अपना नहीं है। देखो गणित की बात करते हैं तो 2 वृत्त हैं जिनमें एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। अगला देखो, एक छात्र एक परीक्षा में औसत मतलब कि एक पूरा क्लास है, तो एक परीक्षा में औसतन 60 अंक हैं, ठीक है। एक छात्रा के एक परीक्षा में 60 अंक है, एक विषय में 70 की बजाय 40 लिख दिया जाता है, तो बताइए उसके एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यह आपसे पूछा गया था। उसके बाद में 1200 का 10% कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। गोले के आयतन और शंकु के आयतन से एक-एक प्रश्न पूछा गया था। 2 प्रश्न परसेंटेज के पूछे गए थे। कुछ अन्य प्रश्न हैं, आइए देख लेते हैं कुछ अन्य प्रश्न। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है, 10% की छूट दी जाती है, तो भाई कितने रुपए जो है बट्टे के रूप में दिए गए हैं। उसके बाद में एक वस्तु पर 2 क्रमिक जो है बट्टे दिए जाते हैं, 20% और 10% का, तो भाई टोटल कितना बट्टा दिया गया है, ये आपसे पूछा गया था। a प्लस बी ए बी अपॉन 100 वाले सूत्र से ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न थे, सिंप्लीफिकेशन के लगभग 3 से 4 प्रश्न थे, और आपके एडवांस से भी 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। आज ज़्यादा एडवांस यानी कि प्रायिकता वगैरह नहीं पूछा गया है, माध्यमातिका नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग पर आपका घड़ी का प्रश्न आया था क्लॉक का कि 8:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। सीधा सीधा प्रश्न सूत्र में मान रख करके निकाल सकते थे। अगला देखो, 15 अगस्त 2023 को मंगलवार है, तो 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया था। एक व्यक्ति दाईं ओर से 46वें स्थान पर है, वहीं दूसरा व्यक्ति बाईं ओर से 35वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, अगर दोनों की संख्या 80 है तो, ठीक है, मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या 80 है तो। आगे देखते हैं, तो आज सिटिंग के 4-5 प्रश्न पूछे गए थे। तो देखो एक मानसिक अभिरुचि की बात कर लेते हैं। मानसिक अभिरुचि का एक प्रश्न है कि एक गांव में किसी समुदाय में आपस में लड़ाई हो गई है। ऐसी स्थिति में अगर आपको बुलाया जाता है और आप उस समुदाय की मतलब धर्म की प्रथाओं के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप क्या निर्णय लेंगे, इस तरह का प्रश्न था। एक व्यक्ति का बाएं से स्थान 16वां है, दाएं से 24वें स्थान पर है। दोनों अपना और दूसरा व्यक्ति जो है वो दाईं ओर से 24वें स्थान पर है। दोनों व्यक्ति अपना स्थान बदल लेते हैं, तो पहले व्यक्ति का स्थान दाईं ओर से 18वां हो गया है, तो भाई दूसरे व्यक्ति का क्या स्थान होगा, यह पूछा गया था। उसके बाद में एक यहाँ पर पूछा गया था एनालॉजी का कि अगर दर्पण बराबर प्रतिबिंब है तो बताइए स्पीकर बराबर क्या होगा। यानी दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनता है तो स्पीकर में क्या होगा, तो स्पीकर से आवाज़ निकलती है, तो यार आपका आंसर हो जाएगा। एक ट्री कोडिंग पूछा गया था। ट्री कोडिंग में क्या होता है, जैसे कि सांप को बिल्ली कहा जाता है, बिल्ली को चूहा कहा जाता है, चूहे का रंग नीला है, आकाश का रंग बताइए कैसा होगा, है ना, आकाश को क्या कहेंगे। इस तरह का जो प्रश्न होते हैं, तो एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में एक जो है फिगर फाइंड करने के लिए जो प्रश्न होता है नॉन वर्बल का, वो पूछा था। एक फिगर कंप्लीट करने के लिए पूछा गया था। कथन निष्कर्ष का एक प्रश्न था। ये एक सीरीज दी गई थी 1, 5, 9, 11, 13। अब इसके बाद में कौन सा आएगा, ठीक है। एक प्रश्न आपका पजल से पूछा गया था, और 5 से 6 प्रश्न मानसिक अभिरुचि के थे। रैंकिंग के 5 से 6 प्रश्न आज पूछे गए हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट के 2 प्रश्न पूछे गए। सेंटेंस अरेंजमेंट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, देख लेना। 2 प्रश्न डायरेक्शन के थे। अब हम बात कर लेते हैं कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट के आए थे। तो मैथ के एग्जैक्ट 18 प्रश्न आज पूछे गए थे। रीजनिंग के लगभग 45 से 47 प्रश्न थे। साइंस के 10 से 12 प्रश्न थे। बाकी आपका रिमेनिंग जी के जीएस था। स्कोर देख लेते हैं तो 78, 76, 79, 77 और 83 ये स्कोर आज देखने को मिला है, ठीक है। बाकी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको आगे जो भी एग्जाम है, आपका एएसआई एलडीसी है, कांस्टेबल है, एमपीएसआई है, इनके नोट्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।